हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के हमारे हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का विषय रहेगा नाक, कान और गले के रोग, इसके कारण, लक्षण व उपचार। और दर्शकों, इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर RS मिन्हास जी, जो प्रोफेसर हैं ENT डिपार्टमेंट IGMC शिमला में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो सर, हम बात करें अगर ENT जिसको हम बोलते हैं नाक, कान और गले के रोग, तो इनमें कौन कौन से मुख्य रोग आते हैं? और आजकल अगर हम सीज़न की भी बात करें, क्योंकि ठंड बढ़ रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, तो उसमें किस तरह के रोग जो हैं सामने आ रहे हैं और आप क्या इस पर कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये कान, नाक और गले के रोग एक ही सब्जेक्ट में क्यों पढ़ाए जाते हैं। जी। इसका ये कारण है कि हमारा नाक, कान और गले की जो झिल्ली है जी। वो एक कंटिन्यूस झिल्ली है जो नाक से शुरू होती है और हमारे मुख से होते हुए गले में चली जाती है जी। और कुछ उसका पार्ट कान में चला जाता है। जी। तो जितने भी बीमारियां हमारे नाक में होती हैं, गले में होती हैं, कान में होती हैं, जी। तो आपस में वो लिंक्ड होती हैं। जी। तो नाक की बीमारी के कारण कान में भी प्रॉब्लम हो सकती है और गले की बीमारी के कारण भी कान में प्रॉब्लम हो सकती है और इसका उल्टा भी होता है। जी। तो सर, मुख्य रोगों पे आएँ तो? मुख्य रोगों पे अगर आजकल देखें तो जैसे कि सर्दी का मौसम है, जी। इस मौसम में ज़्यादातर खांसी, जुकाम और एलर्जी जी। और अपना दूसरे अपना और जिसको बोलते हैं वायरल फीवर्स, जी। ये ज़्यादा देखे जाते हैं। जी। जी। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि इसमें अगर हम नाक के रोगों की बात करें तो नाक के कौन कौन से मुख्य रोग हैं और किस तरह से इन्हें हम पहचानते हैं और कैसे हम इसको डायग्नोज करें या फिर इसका पता लगाएं कि हमें कोई गंभीर रोग हुआ है या फिर कोई नॉर्मल चलता फिरता रोग है? जैसे नाक के रोगों, क्योंकि हम नाक से सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, जी। तो पहला इसका लक्षण ये होता है अगर नाक में किसी किस्म की भी रुकावट है तो उससे हमारे को नाक से सांस नहीं आता। जी। तो पहली कंप्लेंट तो मरीज़ हमारे साथ ये करता है। जी। दूसरा लक्षण होता है नाक से खून का रिसाव होना। जी। इसके भी कई कारण होते हैं। जी। और तीसरा कारण होता है नाक की जो हड्डी है जी। वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाना और नाक की शेप में बदलाव आ जाना। जी। जिसे सर हम मैक्सिमम लोग साइनस देखते हैं, हम काफ़ी लोगों से सुनते भी हैं कि साइनस का ऑपरेशन हुआ है, क्या हुआ है। तो सर, हम साइनस की अगर बात करें तो साइनस बीमारी तो साइनोसाइटिस है, तो किस तरह से होती है सर और किस तरह से इसका उपचार आप करते हैं? हमारे स्कल के अंदर जो सिर की बोन है, इसमें कुछ हड्डी के पार्ट ऐसे होते हैं जो हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। जी। उनका खोखलापन जो है हमारी जो सिर की हड्डी है उसको हल्का करना होता था कि सिर पे ज़्यादा बोझ ना रहे। जी। तो उसको हल्का करने के लिए उनमें छेद होते हैं और छेदों के थ्रू अंदर हवा अंदर बाहर जाती रहती है और उसके अंदर झिल्ली होती है जिससे जो नॉर्मल अपना काम करती रहती है। जी। अगर किसी भी वजह से ये साइनसिस के जो छेद होते हैं इनमें रुकावट पैदा हो जाए जी। तो इसमें साइनोसाइटिस हो जाता है। वो क्या होता है साइनोसाइटिस? जैसे नाक की हड्डी बढ़ गई है या नाक का मांस बढ़ गया है, तो जहाँ वो साइनस की जो छेद होते हैं वो वहाँ पे रुकावट पड़ जाती है, या कोई ट्यूमर हो गया है या कोई एलर्जी की वजह से पॉलिप्स हो गए हैं, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे रुकावट पैदा हो जाती है। तो रुकावट पैदा होने से क्या होता है, तो उस छेद के थ्रू अंदर बाहर जो है वायु का जो प्रवाह है आवागमन है वो रुक जाता है। तो अंदर का जो साइनस का जो हवा है वो सारी खत्म होती है, नेगेटिव प्रेशर बन जाता है। उससे जो अंदर जो झिल्ली होती है उसमें दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो फिर वो उसमें पानी छोड़ती है। तो पानी छोड़ने से क्या होता है, उसमें फिर वो खड़ा हो जाता है, पानी खड़े होने से उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाती है। फिर उस इन्फेक्शन की वजह से साइनस के सिम्टम आते हैं, जैसे सिर में दर्द होना, नाक का बंद रहना, या कभी कभी खून भी चल पड़ता है नाक से साइनोसाइटिस में। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा साइनस आपका ख़राब हुआ है, उस हिसाब से वो सिम्टम आपको आने लग जाते हैं। जी। तो सर, हम जैसे नोज़ ब्लीडिंग की आपने बात की, खून आना नाक से, तो सर इसके और भी क्या लक्षण हो सकते हैं? एक तो आपने साइनोसाइटिस बताया कि इसमें नोज़ ब्लीडिंग देखी जाती है, और नोज़ ब्लीडिंग सर कई बार हम देखते हैं कि गर्मी में लोगों के जनरली खून बहने लगता है नाक से। तो सर क्या क्या कारण रहते हैं अगर हम नोज़ ब्लीडिंग की अगर बात करें हम?
तो ये डिपेंड करता है किस एज में आपको नाक से खून चला है, जिसको एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। जी। जैसे बाल अवस्था में ज़्यादातर कारण ये देखा गया है कि नोज़ पिकिंग, यानी कि बच्चों को नाक में उंगली डालने की आदत पड़ती है, क्योंकि नाक के अंदर हमारे शीम होता है ना, शीम, तो कई बार वो सूख जाता है, क्योंकि बच्चे बाहर खेलते हैं आउटडोर में, स्कूलों में खेलते हैं, मिट्टी उड़ती है, तो उसकी वजह से नाक में ड्राइनेस पैदा हो जाती है। अगर कोई भी कारण से उसमें खारिश करेगा बच्चा, तो उसमें अपने को चोट पहुंचा लेता नाक के अंदर, फिर उससे वो ब्लीडिंग होती है। ये कॉमन कॉज है बच्चों में जो हमने देखा है। थोड़ा उससे बड़े बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट एज होता है जो थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, तो उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी है कहीं से, उसकी वजह से भी उसको स्ट्रेचिंग पड़ती है उस ब्लड वेसल्स को, खून की नसों को, तो उसकी वजह से भी वही ड्राइनेस और ऐसे बदलाव आने से या हल्की सी भी चोट लगने से उस जगह से जो है जख्म हो जाता है, उससे ब्लीडिंग हो जाती है। और थोड़े एडोलेसेंट एज में बॉयज़ में देखा गया कि एक नाक का स्पेसिफिक ट्यूमर होता है, जिसको हम जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं। वो 14-15 साल की उम्र में मेल बॉयज़ में होता है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। तो वो तो काफ़ी गंभीर ब्लीडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो जो हम आगे बढ़ेंगे, उम्र का आगे आगे पड़ाव आएगा, जैसे 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, तो क्या होता है, और रोगों की वजह से ये ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, या साथ में आपको शुगर की बीमारी भी है, डायबिटीज़ है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ने से तो जो खून की नसें हैं उनमें तनाव बढ़ जाता है, और तनाव बढ़ने से कई बार वो ऑटोमेटिकली नाक में छोटी मोटी नस जो है वो रप्चर हो जाती है, उससे क्या होता है, ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन नॉर्मली हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो हम वो नस जो है बंद हो जाती है। लेकिन इस एज के पड़ाव में आने से क्या होता है, वो नसें जो हैं खून की वो बड़ी गाढ़ी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, वो अपने आप बंद नहीं हो पाती, तो इस करके वो बार बार उनको फिर वो ब्लीडिंग होती है। इसको हम वैसे सेफ्टी वेल भी बोलते हैं, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, सारी नसों में तनाव आ जाएगा, ना ही सिर्फ नाक और गले की नसों में तनाव आएगा, पूरे शरीर, दिमाग की नसों में भी तनाव आ सकता है। तो कई बार होता है दिमाग की नस भी फट सकती है उसमें। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का उपचार बहुत ज़रूरी है। ये तो हम इसको सेफ्टी वाल्व भी बोलते हैं कि दिमाग की नस ना फटके, वो नाक की नस फट गई और सारा प्रेशर वहाँ से रिलीज़ हो गया, तो ये थोड़ा प्रिकॉशन होता है। फिर थोड़ी इसकी और वृद्धावस्था में आ जाएं, 60-65 साल, तो इस उम्र में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह है, कैंसर की रसौली है नाक में कोई, तो उसकी वजह से भी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। बाकी कारण होता है, जैसे किसी को चोट लगी तब भी नाक से खून चल पता, फ्रैक्चर हो जाए कोई नाक का, तब भी खून नाक से चल। तो सर आपने जैसे कैंसर की बात की या नेज़ल पॉलिप्स की बात की, सर नेज़ल पॉलिप्स क्या हैं और किस तरह से ये कैंसर से रिलेटेड है, तो इसके बारे में कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। नेज़ल पॉलिप भी 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं बाल अवस्था में, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था, उनको एंट्रोकोनल पॉलिप कहते हैं, और वो विशेषता एक ही नाक की एक ही छेद में पाए जाते हैं। जैसे नाक में 2 छेद होते हैं ना, तो एक ही साइड में होता है वो, उसका ये मेन फीचर होता है, और बच्चों में होता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है जी। वो क्या करता है, नाक से बाहर भी आ सकता है और पीछे गले में भी जा सकता है, तो उससे क्या, बच्चों को नाक में बदबू आती है, एक नाक उसका बच्चे का बंद रहता है, तो उसको बोलते हैं एंट्रोकोनल पॉलिप। दूसरे किस्म के जो होते हैं अपने पॉलिप्स जो होते हैं, या आप छोटी छोटी रसौलियाँ कह दें, वो ग्रेप्स की तरह होती हैं, अंगूरों की तरह होती हैं, दोनों नाक में पाई जाती हैं। वो ज़्यादातर पाई जाती हैं एलर्जिक राइनाइटिस में, जिन लोगों को एलर्जी होती है किसी चीज़ से, तो धीरे धीरे अंदर नाक का मांस एलर्जी की वजह से उसमें पानी का रिसाव होता रहता है, तो उसमें वो छोटी छोटी थैलियाँ जैसी बन जाती हैं, उनको हम एथमोइडल पॉलिप्स बोलते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये बिनाइन किस्म की बीमारियाँ हैं, ये कैंसरस नहीं है। ठीक है। और तीसरी किस्म की बीमारी होती है जो मिडिल एज में होती है, 40 से 45 साल तो अंदर नाक में किसी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या कोई और वजह से, जिसकी वजह तक पता नहीं लगी, अंदर एक छोटे छोटे मांस के टुकड़े बन जाते हैं, जिनको हम पेपिलोमास बोलते हैं। इसमें खासकर इसको इन्वर्टेड पेपिलोमा होता है एक, तो वो अडल्ट एज में होता है, जैसे 40-45 साल की उम्र में होता है। उसकी लक्षण यही होते हैं कि नाक का बंद हो जाना, खून का रिसाव होना। ठीक है जी। फिर उसकी हम जांच करते हैं। उसकी जांच करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो कैंसर में तब्दील हो सकता है। 10% लोगों में देखा गया कि वो कैंसर में तब्दील हो जाता है, तो उसका उपचार करते हैं। फिर
और जो अगर ज़्यादा हम आगे उम्र का पड़ाव देखें तो इनमें नाक के कैंसर होते हैं। जैसे ज़्यादातर ये फर्नीचर बनाने वाले जो होते हैं ना, रंधा रंधा फेरते हैं, जो वुड डस्ट उड़ती है, इनमें काफ़ी पाया जाता है नाक का कैंसर, क्योंकि वो अंदर जाके जम जाती है और अंदर वो हो जाता है। वैसे ही निकल, आर्सेनिक जहाँ पे इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, उसकी डस्ट भी अंदर नाक में जाती है, उससे भी कैंसर हो सकता है। इसमें जैसे टाइल्स के वर्कर्स हैं जो उनका सिलिका है वो भी उनमें ज़्यादा डिपॉजिट होता है, संभावना रहती है। जी। तो सर हम जैसे कान के रोगों की बात करें, अभी तुमने बात की नाक की, तो हम कान के रोगों पे बोलें तो सर कौन कौन से मुख्य रोग हैं और किस तरह से आप इन्हें पहचानते हैं और आइडेंटिफाई करके डायग्नोज और ट्रीट करते हैं? अगर सबसे सिंपलेस्ट अगर हम रोग देखें तो कान में सबसे ज़्यादा है कान में मैल होना। जी। तो ये मैल सभी लोगों में नहीं होती जी। बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ये होती है कान के जो हमारा छेद है उसकी बनावट की वजह से। जी। नॉर्मली क्या होता है, हमारा कान खुद ब खुद उसको सफाई करता रहता है, उसकी बनावट ऐसी होती है, कान की जो अंदर नली होती है बाहर वाली, वो अपने आप साफ करता है। लेकिन कुछ लोगों में वो नली का आकार ठीक नहीं होने की वजह से वो अंदर ही इकट्ठा होता रहता है, तो उसकी वजह से कान जो है वो बच्चों में देखा गया कि वो मैल वहाँ जम जाती है और क्या होता है, उनको सुनने में थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है, या कभी उसमें थोड़ा बहुत पानी चला जाए, रिसाव हो जाए, तो उसमें कान में दर्द भी हो सकती है। जी। दूसरा कारण जो कॉमन देखा गया है हमारे यहाँ पे, कान में सेली, जिसको हम कान से पीक निकलने की बीमारी भी बोलते हैं, जिसको CSOM भी बोलते हैं, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। जी। उसमें है कि बच्चे के कान से या अडल्ट के कान से पीक निकलती रहती है कान से। जी। तो ज़्यादातर ये जो बीमारी है कान से पीक निकलने वाली, ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस होते हैं उन लोगों में पाई जाती है। जी। क्योंकि इसके पीछे हमने देखा है कि जो बच्चे, जो लोग ओवर क्राउडेड जगह पे रहते हैं, जैसे एक ही कमरे में 5-5 बच्चे या लोग सो रहे हैं, खान पान की उनकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है उनका, मतलब कि भोजन का, ये ज़्यादा शोरगुल वाले क्षेत्र में रहते हैं। हाँ, तो उनमें ये देखा गया कि ये इन्फेक्शन जो है कान की, ये काफ़ी कॉमन पाई जाती है। जी। तो सर हम जैसे देखते हैं कि कुछ लोगों को हियरिंग लॉस हो जाता है, आप एज के साथ कहें या वैसे भी कहें, तो ये अगर सर हम आज के टाइम में हम देखते हैं कि लाउडनेस भी बढ़ गई है, जैसे हम DJs का यूज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक सिस्टम्स का बहुत ज़ोर से इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो सर उसका क्या प्रभाव रहता है कान की सुनने की क्षमता पे, और क्या ये जेनेटिक भी होता है सर हियरिंग लॉस के, क्या कोई आनुवंशिक कारण भी है? बिल्कुल है, इसमें जेनेटिक कारण भी होते हैं और एक्वायर्ड कारण भी होते हैं, एनवायरमेंटल कारण भी होते हैं। जेनेटिक कारण में कई ऐसे हमारे रोग हैं जेनेटिक मिसमैच की वजह से, जिसकी वजह से बच्चे का कान की डेवलपमेंट में असर पड़ता है और उसकी वजह से बच्चा सुन नहीं पाता। और कुछ में ये जेनेटिक डेवलपमेंट आंशिक होती है, जिसमें इनिशियली तो सुन पाता है, पर धीरे धीरे उसको सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये तो हो गए जेनेटिक। बाकी एक्वायर्ड काजेज वैसे बताए, जैसे आपने, जैसे आप बता रहे हैं डीजे वाले लोग, जो ज़्यादातर लोग डीजे में रहते हैं, लाउड नॉइज़ में रहते हैं, उनमें क्या है कि कान में फटीग हो जाती है, कान के अंदर कान के काम करने की भी तो क्षमता है ना जी। जब उसमें फटीग हो जाएगी तो धीरे धीरे उसको ऐसे लगने लगता है कि उसको मेंटल टेंशन भी हो सकती है उसकी वजह से, और धीरे धीरे इसको बोलते हैं, उसको कभी जैसे ही वो उस परिस्थिति से निकलता है उसको लगता है मेरे कान में थोड़ा इफेक्ट आ गया है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद अगर उसको अवॉइड करें तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। मतलब परमानेंट लॉस नहीं हुआ, उसको टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट है कि अगर आप उसको विराम दे देंगे, आराम करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो कंटिन्यूसली लोग, जैसे फैक्ट्रियों में लोग 9-9 घंटे दिन में 5 दिन काम करते हैं और वहाँ पे शोरगुल 90 डेसिबल से ज़्यादा है, तो उनमें इनिशियली तो यही होता है, टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट होता है। लेकिन वो कंटिन्यूसली अगर कई महीने काम करते रहेंगे तो उनमें क्या होता है, परमानेंट लॉस हो जाता है उसमें, तो इसको बोलते हैं परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। तो ये सब नॉइज इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स हैं। बाकी ओल्ड एज प्रॉब्लम है, जैसे आफ्टर 60 ईयर्स के बाद जैसे हमारे बाकी शरीर के अंग ढलने लग जाते हैं, इसी तरह कान की सुनने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है एजनिंग की वजह से। ठीक है जी। बाकी जो आपने पूछा था CSOM की वजह से, जो कान में सेली चलती है, उसकी वजह से भी हियरिंग लॉस हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कान का पर्दा हमारा खराब हो जाता है। या तो कान का पर्दा खराब हो गया, या अंदर जो सुनने वाली उसमें छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं वो गल जाती हैं उसकी वजह से, या फिर इन्फेक्शन अगर अंदर चली जाए, कान के अंदर ही घुस जाए,
तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। जी। तो सर हम जैसे आपके पास कोई पेशेंट आते हैं जिनका कुछ कान में सुनने में दिक्कत है, तो सर आप किस तरह से डायग्नोज करते हैं कि वो किस तरह की जो है वो बीमारी है? क्या वो परमानेंट लॉस है हियरिंग का या फिर टेम्परेरी है? तो आप कैसे पता लगाएंगे और उपचार किस तरह से रहता है सर उसका? पहले तो हम उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं जी। उसको किस वजह से है वो, फिर उसका हम कारण देखते हैं, कारण देख के फिर हम उसकी वो देखते हैं क्या डिग्री है और किस टाइप का हियरिंग लॉस है। जी। अगर तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस जिसको बोलते हैं हम, जो कि कोक्लिया से पहले है, जो हमारा यंत्र है सुनने वाला कोक्लिया जिसको बोलते हैं, अगर उससे पहले का है तो उसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं। जी। उसमें कुछ अगर उस अंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो जी। वो जो है वो रिवर्सिबल है, ट्रीटेबल है। जी। उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऑपरेशन के जरिए से। जी। तो दूसरा हम अगर वो सेंसरी न्यूरल हो गया, अगर वो उस यंत्र की वजह से या कोई नस में प्रॉब्लम आ गई है जो दिमाग को जा रही है, सुनने वाली नस में दिक्कत आ गई है, तो वो ट्रीटेबल नहीं होता। जी। तो उस में हम रोकथाम के जो है तरीके मरीज को बताते हैं। जी। अगर वो और साथ में अगर उसको हैंडीकैप हो गया उसकी वजह से सुन नहीं पा रहा, तो हम उसको मशीन का उपयोग करने के लिए सलाह देते हैं। जी। तो सर जैसे कुछ लोग जैसे मशीन्स आप कह रहे हैं कि मशीन्स का उपयोग करते हैं, तो सर जो लोग मशीन का उपयोग करते हैं तो उसके क्या कोई नुकसान भी रहते हैं उन्हें, या फिर क्योंकि उसकी सफाई भी करनी होती है ज़ाहिर तौर पे, तो किस तरह से चीज़ें होती हैं सर उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली मशीन देने से पहले हम ये अश्योर करते हैं कि वो मशीन उसको फ़ायदा करेगी। जी। उसके लिए हम 1-2 टेस्ट करते हैं। जैसे पहले तो हम पता लगा लेते हैं कि उसको लॉस कितना है। जी। माइल्ड है, मॉडरेट है या बहुत ज़्यादा है। जी। बहुत ज़्यादा लॉस होने से जो मशीनें हैं वो ज़्यादा अच्छी काम नहीं करती। जी। मध्यम से मॉडरेट टू सीवियर लॉस में वो काम अच्छी करती हैं। जी। उसमें फिर हम फर्दर ये पता लगाते हैं कि उस मशीन से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। उसको हम क्या कहते हैं, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करते हैं उसका, कि जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं क्या वो कितने % उस बातचीत को समझ पा रहा है मशीन लगा के। जी। फिर अगर वो रेशो 60 से ज़्यादा है जी स्पीच डिस्क्रिमिनेशन, हम उसको रिकमेंड करते हैं कि वो मशीन लगाए ताकि उसको सुन सके। जी। तो सर अब गले पे आते हैं, गले के मुख्य रोगों के बारे में एक रुपये बताएं हमारे दर्शकों को कि कौन कौन से रोग हैं और किस किस वजह से जनरली होते हैं और पाए जाते हैं। गले में अगर मुख से शुरू करें हम, तो ये हमारा मुख होता है जहाँ पे खाना भी है और श्वास भी जा रहा है। फिर गला आता नीचे, गले में हम एक सांस की नाली है जिसको लैरिंक्स बोलते हैं, एक फूड पाइप हमारी। जी। और फिर हम चौथी चीज़ आ जाएगा, गले के बाहर आ जाए तो हम गले के बाहर के रोग बोलते हैं, जैसे किसी भी किस्म का कोई स्वेलिंग जिसको बोलते हैं, या आप सोजन बोलते हैं जिसी को, तो वो होती है। जी। तो सर हम जैसे देखते हैं कि कई बार जो थायराइड वाले जो पेशेंट्स रहते हैं कि भाई हमें तो गले में सूजन रहती है, जिसको गॉइटर बोलते हैं जनरली, तो सर ये क्या बीमारी है और किस तरह से ये होती है किसी भी मनुष्य के शरीर में, गॉइटर पे अगर हम बात करें? हाँ, ये थायराइड की बीमारी ये है, जो है ये गॉइटर एक किस्म है बीमारी, कई बीमारियों की थायराइड की। जी। तो गॉइटर हमारे सब हिमालयन एरियाज़ में, सब शिवालिक हिल्स में ज़्यादा पाया जाता है। इसका कारण ये है कि हमारे को वर्षों से हम नॉन आयोडाइज साल्ट खाते रहे हैं। जी। और दूसरा यहाँ की जो मिट्टी है उसमें आयोडीन की कमी है। तो जो भी हम फल फ्रूट और सब्जियाँ खाते हैं उनमें आयोडीन की मात्रा कम रहती है। जी। तो आयोडीन नॉर्मली क्या होती है, जो आयोडीन हमारे जो थायराइड के जो होता ग्लैंड होता है हमारा, उसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती है। हमारे शरीर के अंदर वो ऐसे हार्मोन्स पैदा करती है जिसको T3 T4 बोलते हैं। वो हमारे सारे शरीर के जो जितने भी सेल्स हैं उनका आप कह लें कि वर्क हॉर्स की तरह काम करती है। वो उसको चलाती है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, सारा बॉडी जो हमारी चल रही है, सारी हमारी इंद्रियाँ चल रही हैं, मसल चल रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, तो उसको वो मैनेज करती है। जी। तो अगर जब वो आयोडीन की कमी हो जाएगी तो वो हमारा हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। ताकि वो हार्मोन पूरा बन जाए, हमारे शरीर में पूरा बन जाए, तो वो जो ग्लैंड है वो अपने आप को साइज बढ़ा लेता है उसका। जी। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन को ट्रैप कर सके और अपने वो बड़ा हो जाएगा साइज उसका। जी। जी। ठीक है जी। तो उस बड़े होने को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं। गिल्लड बोलते हैं। जी। तो सर किस तरह से ट्रीट करेंगे फिर उसे कि जब आपके पास आते हैं पेशेंट्स, तो आप क्या उसके लिए उपचार देते हैं उन्हें? पहले तो हम ये अश्योर करते हैं कि वो गिल्लड़ खालिस गिल्लड़ ही है या उसमें कोई कैंसर वैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा। जी। ठीक है जी। जी। उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं। जी।
पहले तो गिल्लड़ का पता लगाने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें ये मैंने हार्मोन्स पता करते हैं कि हार्मोन बढ़े हैं, कम है कि बिल्कुल ठीक है जी। वो हमने टेस्ट कर लिया। फिर दूसरा हम ये करते हैं कि वो जो गिल्लड़ है या जो स्वेलिंग हुई है थायराइड में, हम उसका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं जी। उसमें हमें कुछ पता लग जाता है कि ये बिनाइन है या इसमें कुछ गड़बड़ है, जी। मैलिग्नेंट है, सिंपल गोइटर है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। जी। जब हमको ये संभावना दिखती है उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हम उसमें एक और टेस्ट करते हैं जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, हम उसमें से पानी निकालते हैं जहाँ से हमारे को उसमें गिटली में गड़बड़ लगती है। जी। वो गिटली से पानी खींच के हम उसका टेस्ट पैथोलॉजी में कराते हैं साइटोलॉजी के लिए। उसमें हमारे को आइडिया हो जाता है कि इसमें कहीं कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा। जी। अगर तो केवल गिल्लड़ी है वो और उसको पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका खाना भी ठीक है, सांस लेना भी ठीक है और उसको यहाँ पे स्वेलिंग है, उससे कोई परेशानी नहीं है, जी। तो हम उसको ऐसा छोड़ देते हैं और उसको कोई दवाई देने की जरूरत नहीं होती अगर उसके हार्मोन्स ठीक है। जी। अगर हार्मोन्स की कमी है तो उसको हम हार्मोन्स देते हैं। जी। अगर बिल्कुल ठीक है तो कुछ नहीं। लेकिन अगर कईयों को ये होता है कि जो मेरे को अच्छा नहीं लगता जी। सामने, तो हम उसको काट देते हैं, जी। कुछ पार्ट उसका रख लेते हैं ताकि काम भी चलता रहे जी। और उसके ऊपर से दवाइयाँ देते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। जी। या किसी को वो प्रेशर करके सांस में प्रॉब्लम कर रहा है या खान पान में प्रॉब्लम कर रहा है, जी। तो तब भी हम उसको निकाल देते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं निकालते। जी। हाँ, लेकिन अगर उसमें हमारे को टेस्ट से पता लग गया कि उसमें कैंसर पनपना है, जी। तब उसका इलाज है कि उसको हम निकाल देते हैं। जी। और सारी उम्र फिर उस जो व्यक्ति है उसको वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे गोलियों के रूप में दी जाती है, क्योंकि वो हार्मोन तो जरूरी है शरीर के चलने के लिए। जी। तो ये है तो हमारी। सर जैसे हम जानते हैं कि नाक, कान और गले के रोग जो हैं ये एक साथ ही ट्रीट होते हैं, तो सर एक साथ ट्रीटमेंट में आप अगर आप लोगों को संदेश देना चाहें कि बचाव किस तरह से करें और क्या इसके लिए लोग प्रिकॉशंस लें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं मौसम भी रेगुलरली बदल रहा है, तो हम सांस से संबंधित, नाक गले से संबंधित डिफरेंट बीमारियाँ जो लोगों को घेर रही हैं, तो सर वो कैसे बचाव करें इस चीज़ों से? जैसे कान में किसी को प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो अपने आप उसका उपचार मत करें, ना ही किसी ऐसे जी नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास जाए कान का दिखाने। जी, जैसे हम मार्केट में देखते ही हैं कि कोई सफाई कर देता है कान की या ये सब, तो वो क्या कहते हैं, वो ब्लाइंडली करते हैं सब कुछ। जी। उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं है। जी। तो ब्लाइंड करने से क्या आपके कान के पर्दे को भी डैमेज कर सकते हैं। जी। या उसको बाहर से उसमें कोई सुराख भी कर सकते हैं या जी। कोई उसमें जख्म पैदा कर सकते हैं। जी। फिर वो लोग हमारे पास आते हैं, इसको देखो जी अब। जी। तो ये नहीं कराना चाहिए। जी। दूसरा है कि जब भी कोई ऐसा हो, जैसे आपको घर में गांव में बैठे हैं, आपको बच्चे को पता लगे किसी ने कान में दाना डाल दिया कोई, जी। या कान में मच्छर घुस गया। जी। मच्छर घुस गया तो उसका सिंपल इलाज है, तेल लीजिए, बच्चे को 10 मिनट लिटाइए, तेल उसमें डाल दीजिए और वो तेल डाल के उसको लिटा दीजिए 10 मिनट के लिए, वो मच्छर जाए उसी में मर जाएगा, डूब जाएगा। जी। तो उसके बाद आप उसको चाहे कहीं भी ले जाइए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाइए, जहाँ पे भी ले जाना, वहाँ जाके निकलवा लीजिए, क्योंकि जब फड़फड़ करता है तो बड़ी तकलीफ करता है। इसी तरह जब भी कान में कोई मन का चला जाए, बच्चे को कुछ डाल लेते हैं आजकल, नाक में भी डाल लेते हैं, कान में भी डाल लेते हैं, तो अपने आप उपचार मत करें, क्योंकि आप उसमें जख्म कर देंगे क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं हो कैसे निकालने के लिए। ठीक है जी। कान में भी किसी ऐसे ENT विशेषज्ञ के पास जाएं जो उसका उपचार कर सके। जी। तो सर हम आखिर में हम जानना चाहेंगे आपसे कि सर जो अगर हमारे कोई लोग हैं जो बीमार हैं, तो आपसे किस समय मिल सकते हैं, क्योंकि आप IGMC में ही होते हैं जी। तो सर कौन से दिन रहते हैं जब आप? वैसे तो मैं बुधवार और शुक्रवार को OPD में बैठता हूँ, बाकी दिन मेरा ऑपरेशन डे रहता है। जी। वैसे भी कभी भी आ सकते हैं, और भी विशेषज्ञ हमारे पास बहुत सारे हैं। जी। तो सभी बड़ा अच्छा जी ढंग से हम उपचार करते हैं। जी। ये तो सर आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे स्टूडियोज़ में आए, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपसे मिलेंगे कार्यक्रम के इसी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।